हलचल है लगातार, रणभूमि में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात। सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सुना सियासी हलचल है लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, चुनावी चक्रव्यूह का बिगुल बज गया है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब अगर बात करें देवरिया की, तो देवरिया लोकसभा सीट का इतिहास भी काफी पुराना है। बिहार राज्य से सीमा साझा करने वाली देवरिया संसदीय सीट का इतिहास देश के पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 1992 से शुरू होता है। बता दें 2014 से यहां से कद्दावर भाजपा नेता कलराज मिश्र ने जीत हासिल की थी। उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी ने 2019 में भाजपा को जीत दिलाई। बता दें यहां लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा भी रहा है। स्थानीय मुद्दे और डेमोग्राफी 1992 में गोरखपुर से अलग हुआ देवरिया जिला कभी गन्ना की खेती के लिए जाना जाता था और आज आलम यह है कि किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। किसान के मुद्दे ही सबसे ज्यादा प्रमुख हैं इस देश में। वहीं क्योंकि गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान न होने के कारण यहाँ के किसानों का गन्ना की खेती मोह भंग होते जा रहा है किसानों का। और इसके साथ ही अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के अन्नदाताओं और बेचारी जनता का क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है, जो महंगाई की मार से लगातार परेशान भी है और जहां बाढ़ बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ की सफलता के बाद पूरे देश में योजनाएं लागू की जाएगी और योजनाएं को लागू करके चेक भी किया जाएगा कि जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस योजना और सौगात के बाद भी किसानों में अभी थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रिमांड पर अभी भी केजरीवाल हैं तिहाड़ जेल में। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सीएम भी बने रहेंगे। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इतिहास में ये पहली बार है जब कोई नेता जेल से सरकार चलाएगा। अब इस मामले पर गठबंधन ने सियासत भी तेज कर दी है और लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। भाजपा से राजीव मिश्रा जी, सपा से राम प्रकाश जी हैं हमारे साथ और कांग्रेस से सत्यम पांडे जी हैं, सुनीता राजभर जी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से और इसके साथ ही डॉक्टर राजेश काशी जी हैं भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से और आम आदमी पार्टी से हैं हरिनारायण चौहान जी और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज खान जी भी जुड़े हुए। आपको बता दें सबसे पहला सवाल शहबाज जी आपसे ही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजीव जी सबसे पहले आपके पास आते हैं। आप लगातार देवरिया में कई समय से रह रहे हैं, देवरिया की लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में भी बखूबी जानते हैं और इस वक्त देश में जो सियासत चल रही है उसके बारे में भी बखूबी जानते हैं। क्या कुछ देवरिया के प्रमुख मुद्दे हैं, क्या कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याएं हैं? जी सोनाली, जैसा कि आप सबको पता है कि देवरिया देवभूमि के नाम से जानी जाती रही है जी, और आज भी वो देवभूमि के लिए ही जानी जाती रही है। रही बात मुद्दों की, तो वर्तमान प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किस तरह से अपने विकास योजनाओं के साथ जी देश और प्रदेश का विकास किया है वो अभूतपूर्व है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, व्यापारी हितों का मुद्दा हो, साथ साथ सड़कों का मुद्दा हो या फिर अस्पतालों का मुद्दा हो, हर जगह पर यह डबल इंजन की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और दिनों रात हमारे जनप्रतिनिधि इस सीट के लिए पूरी तरह से संकल्पित है कि विकास होता रहेगा। जी, लेकिन देवरिया के कुछ प्रमुख मुद्दे पहले से भी रहे हैं राजीव जी। पहले से ही गन्ने को लेकर के, गन्ने की खेती को लेकर के किसान परेशान थे। उसके बाद से उनका पूरी तरीके से इससे मोह भी हट गया है। अब गन्ने नहीं रहेंगे तो देश के अन्नदाता क्या करेंगे और उनके रोजगार का क्या कुछ होगा? असल में सोनाली, पूर्ववर्ती सरकारों ने जी गन्ना किसानों के प्रति जो उदासीनता दिखाई वो अच्छा नहीं है। कभी
पूर्वांचल चीनी का कटोरा के नाम से देश में जाना जाता था, लेकिन चीनी मिलों का जिस तरह से देश के बंदर बांट किया गया, वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बुरा दौर रहा। जी। वर्तमान सरकार ने फिर से प्रेरित करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। जी। 2023-24 का जो पेराई सत्र है, प्रदेश सरकार ने 350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 370 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं से ये जो चीजें हैं वो फिर से किसानों को प्रेरित करेंगी, तो वो गन्ना की खेती हो, उसमें किसान फिर से आगे आए, और जो इस चीज के लिए जानी जाती रही है पूर्वांचल की खेती, उसको उसका सम्मान फिर से वापस लौट जाए। कई बार चीनी मिलों की सरकार प्रत्यय प्रतिबद्ध है कि चीनी मिलों को कैसे भी चालू किया जाए, और वह बहुत जल्दी आपको धरातल पर दिखेगा जब यहाँ फिर से चीनी मिलों का जो शुरुआत है वो हो सकेगा। जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो पहले की सरकारें थी वो उन्होंने जो कुछ किया किसानों के साथ उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं, लेकिन अभी जो किसान सड़कों पर है लगातार कई दिनों से, कई महीनों से, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान परेशान है। सड़कों पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो डटे हुए हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, एमएसपी को लेकर के कई सारी चीजें भी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा राजनीति से प्रेरित है। असल किसान को किसानी करने से फुर्सत नहीं है, और किसानों की आय बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं सोलर पंप के माध्यम से, कहीं ना कहीं उनके खाते में जो सब्सिडी जा रही है, किसान सम्मान निधि जा रही है, किसानों के लिए तो है। रही बात एमएसपी की, सरकार इस पे भी फैसला ले रही है। ऐसा ये सरकार कभी भी नहीं करेगी जहाँ से किसानों का हित है, क्योंकि ये देश किसानों के लिए ही जाना जाता है। किसान सबसे बड़ा आय लेकर आता है इस देश में, तो ये सरकार भी जानती है, और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है किसान के जेब भरने के लिए। जी। लेकिन विपक्ष के सवालों का क्या राजीव जी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, उनके गेहूं के उचित मूल्य भी नहीं दिए जा रहे हैं, कई सारे सवाल भी विपक्ष भी खड़ा कर रहा है, साथ ही किसान भी डटे हुए हैं इसी चीज पर। सोनाली, विपक्ष है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये, विपक्ष है क्या? विपक्ष की भूमिका है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। रही बात राजनीति से प्रेरित सारी चीजें होती है, तो विपक्ष को तो ये काम ही दिया गया है कि वो सरकार की जितने भी जो है उनका विरोध करे, उसको भ्रम में फैलाए। तो विपक्ष के लिए तो ये बड़ा ही आसान मुद्दा है कि वो किसी भी कार्यों को उसको ऐसा प्रस्तुत करे जैसे किसानों का नुकसान हो रहा हो। सत्यम जी, जवाब दीजिएगा। राजीव जी की पूरी बातें आपने सुनी, लगातार उन्होंने देवरिया के मुद्दे के बारे में भी बताया, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से किसानों को अब समस्याएं नहीं आ रही हैं। पहले की सरकार में, पहले के सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उस समय पर किसानों को समस्याएं आ रही थी, अब उनके भुगतान भी किए जा रहे हैं, अब उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। गन्ने की खेती की बात की जाए, गेहूं की खेती की बात की जाए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जी सत्यम जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सत्यम जी। हेलो जी, बताइए। आप सभी को सादर नमस्कार। बड़े भाई राजीव मिश्रा जी को सादर प्रणाम। आज किसानों की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। भारतीय मीडिया किसानों की बात कर रही है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए है कि आपको हम बता दें कि 10 साल पूरे हो चुके हैं जो भारतीय सरकार है वर्तमान में जी। 10 सालों में न चीनी मिल शुरू हुई, 10 सालों में केवल 20 रुपए बढ़े हैं क्विंटल पे जी। बड़े भाई राजीव मिश्रा जी ने बताया। 10 साल एक छोटा समय नहीं होता है। भैया मेरी बात सुन लीजिए, आप बड़े भाई हैं और हम चाहेंगे कि हमारी बात ध्यान से सुना जाए। देखिए, बड़े भाई ने कहा कि विपक्ष नहीं है, हवा उठ रही, लोग आपको बता दें करता हूँ, अभी तक भाजपा ने वहाँ कैंडिडेट नहीं था। देखो यार, क्योंकि उसको पता है
कि देवरिया के लोगों में नाराजगी है और बड़े स्तर की नाराजगी है, क्योंकि मेन हाईवे को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लिंक रोड है उसकी जो बुरी स्थिति है वो देश लोकसभा की जो जनता है देवरिया लोकसभा की भली बात जानती है और भाजपा भी जानती है कि उसका हार देवरिया लोकसभा से निश्चित है, क्योंकि यहाँ वहाँ केवल प्रयोग हुए हैं। देवरिया के लोकसभा के लोगों को ठगा गया है, बार बार बाहरी लोगों के वहां से टिकट दिया भाजपा ने, बाहरी लोग जीते, लेकिन बाहरी लोगों ने वहां पे कोई कार्य नहीं किया, देवरिया को उपेक्षित रखा। वो कौन से कार्य हैं कौन से कार्य हैं सत्यम जी बताइएगा जो नहीं किया गया है और इससे पहले की सरकारें ने वो काम प्रमुखता से किया है? जी हम बता दें, अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह जी वहां से कैंडिडेट हैं जी, और कांग्रेस की ही सरकार रही, तमाम चीलें मिलें चलती थी। पिछले कुछ समय में बसपा की सरकार रही जो चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, चाहे भटनी का चीनी मिल हो जी, आप देख सकते हैं बसपा की सरकार ने चीनी मिल बंद किया। आज तक भारतीय जनता पार्टी की भी 10 सालों की सरकार पूर्ण हो गई है, लेकिन उस चीनी मिल पर एक वहां पे आप देखेंगे साफ सफाई तक नहीं हुई, आगे का वो कार्य प्रणाली चालू होने का तो बातें छोड़ दीजिए। राजेश काशी जी आप बताइए। जी सत्यम जी आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। राजेश काशी जी आप बताइए, प्रमुख समस्याएं हैं जिनका समाधान लगातार अभी राजीव जी ने गिनाया भी है। मेरी बातें पहले सुन ली जाए, क्योंकि मैं ध्यान से आपकी बातें सुन रहा था। क्योंकि देखिए मुख्य विपक्षी दल भारतीय प्रदेश में हम है जी, हमारा भी एक दायित्व है, तो हम आपको बता दें कि देखिए लिंक रोड जो है, चाहे कतरारी मार्ग आप चले जाएंगे, आप जो देवरिया लोकसभा में रहता हो, मेन हाईवे को छोड़ दिया जाए तो लिंक रोड कोई भी अच्छा नहीं है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार की ये दशा है कि आजकल पीएचडी करके युवा भी रोड पे घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जो इस समय केंद्र में है, रोजगार के नाम पे शून्य वैल्यू हटा रहा, क्योंकि जितने भी वैकेंसियां निकली उनका पेपर लीक हो गया। आपको मैं ताजा उदाहरण देता हूं, अभी बिहार में जो तेजस्वी यादव जी की मतलब नीतीश जी जो गठबंधन की सरकार थी, उस समय पेपर हुए तो वो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब वही नीतीश जी भाजपा के साथ गठबंधन में गए तो वही पेपर उसके बाद जब पेपर हुआ वो लीक हो गया। ये बड़ा आरोप है सत्यम जी, इसका जवाब तो ले लेने दीजिए, पहले एक एक करके आप सवाल करिएगा। राजीव जी जवाब दीजिए, पहले जब सरकार दूसरे के गठबंधन के साथ चल रही थी बिहार में, तब कोई पेपर लीक नहीं होता था, और जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वो भाजपा में शामिल हुए, तब पेपर लीक होने लगे, तब सारी समस्याएं आने लगी। जी राजीव जी। हेलो राजीव जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी 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 बताइए। जी धन्यवाद आप सभी को, और बड़े भाई राजीव मिश्रा जी, सत्यम जी को। सत्यम जी ने तो कुछ हद तक जवाब दे ही दिया जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े भाई राजीव मिश्रा जी ने कहा, राजीव मिश्रा जी जब कोई बात करते हैं बीजेपी के सारे लोगों को मैंने देखा है जी, उनकी बात में ये बात आती है, ये केवल पहले भूत पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद भविष्य में। समस्या वर्तमान में है, 10 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है और जिस सरकार का आप इतना ढिंढोरा पीटते हैं, तो देवरिया जनपद में अभी इन्होंने भूत की बात कहा कि वो पूर्ववर्ती सरकारों की बात थी, और भविष्य की बात ये कहते हैं कि अब धरातल पे वो चीज दिखेगा। इसका मतलब क्या मेरे भाई ये सत्यम जी ये मान रहे हैं क्या कि सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ देवरिया जनपद में और उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया जी? तो मुझे लगता है कि खुद स्वीकार कर लिया आपने। तो मैं ये बता दूं, यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, किसानी तो प्रमुख समस्या है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि वो किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दे रही है, और जो बेरोजगारी का सवाल अभी उठाया है सत्यम जी ने, उसको लेकर के भी ये कहती है कि बेरोजगारी को खत्म करने का काम किया है, जीडीपी भी साथ में बढ़ी है। हाँ ये मेरे राजीव जी जवाब दीजिएगा। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे नहीं आ रही है, दिल्ली में जितने संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान गए हैं वो सारे किसान। तो सत्यम जी का कहना, सत्यम जी जिस चीज से प्रेरित हैं, सत्यम जी समाज के
और रानी जी आप बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं कह देनी चाहिए, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपने जिले वासी ही हैं। भाई साहब ने कहा कटरारी वाले मार्ग को देख लीजिए, एकदम सत्य है। आप सलेमपुर से प्यासी वाला, जो कलराज मिश्र जी का बहुत सम्मानित पद पे रहे और बहुत भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता है, उनके गांव, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया, उस गांव से अगर आप चले जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार आप जाएं और उनके गांव पहुंच जाएं तो उसी गांव के लोगों से आप पूछेंगे कि श्रीमान जी कोई और दूसरा रास्ता है सलेमपुर जाने का? ये रास्ता तो बहुत खराब है। तो कभी आप धरातल पे घूमिए और धरातल पे अपने विकास को देखिए। रह गई बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पे है और सरकार का इतना तक नियंत्रण नहीं है। गांव गांव में समूह वाले, लोन देने वाले घूम रहे हैं और लोग उससे अपनी जीविका चलाने के लिए समूह से लोन ले रहे हैं और लोन लेने वालों के ऊपर, देने वालों के और उसकी वसूली करने वालों के ऊपर प्रशासन का कोई हथकंडा नहीं चल रहा है। अभी ताजी घटना मैं बता देता हूँ, सलेमपुर तहसील आप लोगों ने देखा होगा, सलेमपुर से मझौली की तरफ जाने वाली एक ब्रिज है, नदी क्रॉस करती है, नदावर पुल कहा जाता है। आज के 3 दिन पहले वहां इसी चीज से पीड़ित व्यक्ति अपने पिताजी के साथ साइकिल पे जा रहा था। ब्रिज के उस पार जाने के बाद उस बच्चे ने कहा कि पिताजी आप चलिए मैं आता हूँ। वो थोड़ी ही दूर गए थे, अभी वो उनके आंखों के सामने से ओझल भी नहीं हुए थे, तब तक लड़के ने नदी में छलांग लगा ली। नदी में छलांग लगी, ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नदावर पुल पे बहुत बार हुआ और इतनी बार होने के बाद भी यहाँ का प्रशासन नहीं जानती है, कम से कम उसमें सेफ्टी गार्ड साइड में लगवा दे रेलिंग के पास में, जैसा गोरखपुर में। ये बड़ा सवाल है राजेश जी जो आपने खड़ा किया है और बड़ा आरोप भी लगाया है। राजीव जी इसका जवाब दीजिएगा। प्रशासन कह रही है कि वो हर काम को बखूबी कर रही है और हर चीज के लिए वो अलर्ट भी है, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं सोनाली की 2017 में जो बेरोजगारी दर थी वो 6.4% जी, 2023 के आंकड़ों से सिर्फ रह गई है 2.6%। हम आंकड़ों की ही बात करेंगे, ऐसे मुंह जवानी बात तो करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए किसी और को अधिकृत किया गया है, इसलिए तो विपक्ष को अधिकृत किया गया। जी राजीव जी, मैं बताऊं कि कितनी बार इस बात को अपील की जा रही है, कितनी बार अपील की जा रही है कि उसी स्वयंसेवी संस्था से आप समूह से लोन लें जिन्होंने पंजीकरण कराया होगा, लेकिन ऐसे लोक लुभावनी लालच में कहीं ना कहीं लोग फंस जा रहे हैं, उन अपीलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार काम कर रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित किया जा रहा है और फ्रॉड केस में लगातार ऐसी सूचनाएं मिलते हैं। एक भी लोग दंडित हुए हो तो बताइए, एक भी समूह के जो संस्था है वो एक भी दंडित हुआ हो उसके बारे में बताइए। और आपकी सरकार में, श्रीमान जी मेरी बात भी सुन लीजिए, आपको मौका मिलता है, आपने कहा, मैं आपकी बात का बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध नहीं कर रहा, मेरे उत्तर का होने के बाद एक भी ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और कभी कार्रवाई मैंने देखा नहीं है। परंतु आप जिस तरह से कहते हैं विपक्ष नहीं है, आपने किसान के बारे में कह दिया, 700 किसानों ने आत्महत्या कर लिया और हत्या हो गई, 700 किसान मर गए उस आंदोलन में। किसान अपने हक की मांग कर रहा है, उसमें कोई आपकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई उसमें कल्याणकारी योजना के विषय में नहीं है। रह गई बात अशिक्षा की, शिक्षा के विषय में देखेंगे, मैं आपको बता दूं, एक आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड आता है, एक बोर्ड है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड है, जिसमें 3 है, यूनानी बोर्ड है, आयुष आयुर्वेद है और होम्योपैथ है। 2019 के बच्चे, 2019 का बच्चा जिसने एडमिशन कराया, उस बच्चे का रिजल्ट आ रहा है 2023 में, अभी भी उन बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला। 2020 से 22 वाले सत्र के बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, 2021 से 23 वाले बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, 2022 से 24 वालों का एग्जाम नहीं हुआ। श्रीमान जी आप कह रहे हैं इतनी बड़ी ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने आयुष मंत्रालय, आयुष को इतना आगे किया, आयुष मंत्रालय इतना, हमारी सरकार इतना काम कर रही है। 4 साल से वो बच्चे जो एडमिशन करा करके बैठे हैं, 2 वर्ष का कोर्स पूरे 4 साल 5 साल में पूरा नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके पीछे का कारण कुछ जानते हैं आप? राजीव जी जवाब दीजिएगा, कई सारे सवाल पूछ दिए हैं राजेश काशी जी ने एक एक करके।
सोनाली, मैं आपको बीच में खुद भी रोकना चाहूंगा कि श्रीमान जी के पास उत्तर सुनने की क्षमता नहीं है, ये बीच में ही प्रश्न कर रहे हैं। आप उत्तर दीजिए ना, आप उत्तर दीजिए, पूरा पैनल सुनेगा। राजीव जी आप उत्तर दीजिए, पूरा पैनल सुनेगा। देवरिया जनपद में ही आते हैं चिकित्सा के बारे में जी। वर्तमान सरकार ने देवरिया में देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला, जहां प्रत्येक दिन जी आपके सलेमपुर, गौरी बाजार, जी रुद्रपुर, पटनी, भाटपार और समीपवर्ती बिहार राज्य से भी मरीज आते हैं जी। इसका लाभ कौन लेता है? क्या मेरे घर के, श्रीमान जी के परिवार के, या मेरे साथ और साथी प्रवक्ता बैठे हुए उनका इलाज नहीं होता है? तो ये ढिंढोरा पीटने की बात नहीं, हो तो धरातल पे दिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं इस चीज को संज्ञान ले रहे हैं, किस इस बात को मानते हैं? बेरोजगारी पर भी तो सवाल उठाए गए ना राजीव जी, केवल एक यही मुद्दा थोड़ी ना था। नहीं हेलो मैंने तो उत्तर दिया था जी। 2017-18 में जो 6.4% थी जी, वो रह के 2.6%। लेकिन आज फिर भी हर दूसरा युवा बेरोजगारी की मार से परेशान है। बेरोजगारी दिख रही है तो वो तो उसके लिए अधिकृत है कि वो खोज के बेरोजगार दिखाएंगे जी। रुपया क्यों गिर रहा है, थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता है। रुपया कितना कमजोर हुआ? सुनीता जी आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में विपक्ष यही काम करता है कि हर दूसरे इंसान को वो ढूंढ करके आता है कि वो बेरोजगारी का रोना रोए? वहां पर हर दूसरा युवा आज विपक्ष द्वारा ढूंढा गया है जो बेरोजगारी का रोना रोए। जी सोनाली जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेट से जुड़ी हो चुकी, मैं प्रचार में हूँ इस टाइम घोसी लोकसभा में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो विपक्ष आज रोना रो रहा है, ये पहले जब सरकार में जब ये विपक्ष वाले लोग होते हैं तो इनको ये चीज याद नहीं आता है। और आज जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो ये जो बेरोजगारी का रोना ये लोग रो रहे हैं, आज इनको जब ये लोग सरकार में थे तब ये लोग कहाँ थे? मैं तो बस इतना ही विपक्ष वालों से पूछना चाहती हूँ कि कम से कम जब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सरकार में कभी रहे नहीं है, ये लोग सरकार में हमेशा रहे हैं और 4 बार सरकार चलाए हैं विपक्ष वाले लोग। तो कम से कम अपने घर में झांक के देखे कि जब हम सरकार में रहे हैं। सुनीता जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, पहले अपने घर में झांक के देखिए। जी बिल्कुल, मौका दिया जाए। जी हरिनारायण जी बताइए। हरिनारायण जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सोनाली जी, नेटवर्क का इशू चल रहा है, चूंकि हम लोग फील्ड में है तो नेटवर्क का इशू चल रहा है। जी सत्यम जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हम बता रहे हैं। ये जो बोल रही हैं कि विपक्ष की पूर्व सरकार थी तो ये रोना नहीं जाता जी। आपसे मतलब ये महोदय हम पूछना चाहते हैं कि पिछले उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से बनी है, दूसरी बार सरकार बनी है, कितनी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, ये जरा हमको गिना दें। और कितनी वैकेंसियां आई हैं और कितनी वैकेंसियां मतलब वो कार्यरत हो गई, ये हमको ये बता दें। रही बात युवाओं की, युवा आज MA PhD BEd करके रोड पे घूम रहा है। पहले के समय में आपको बता दें हम कि पूर्वत की सरकारों में जो BEd कर लेता था वो टीचर हो जाता था, और पूर्वती की सरकार में बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए अभी रुपया पे हम पूछेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है तो इस पे जवाब नहीं आएगा। क्यों? रुपया आज के सबसे बुरे दौर पे है जी। पूरे भारतीय इतिहास में रुपया आज के सबसे बुरे दौर पे है। सुनीता जी से 2 सवाल कर लिए हैं आपने सत्यम जी, दोनों सवाल का जवाब ले लें जी। एक सेकंड हरबास और सुन लीजिए, बता रहे हैं एक ही साथ वो जवाब दे देंगी। भारत की सरकार 5 किलो राशन आम जनता को कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं। बात समझिएगा। आपको बता दे पूर्व की कांग्रेस सरकार 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं देती थी जी। मतलब 5 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, कुल 12 रुपए 5 किलो राशन पे कांग्रेस पार्टी लेती थी। क्यों? क्योंकि किसी को भीख नहीं देना है, वो उसका हक है। किसी को ये ना लगे कि उसको कोई भीख दे रहा है। आज बड़े तो इसका मतलब यही है, ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब यही है जिस 5 किलो राशन का
कई सालों से दावा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं देश की जनता को भीख देने का काम किया जा रहा है। सुनीता जी जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भरी संसद में कहा जी कि 80 करोड़ परिवार को मैं मुफ्त राशन देता हूँ। जी आपको हम बता दें कितने तो रुपए का मुफ्त हुआ? राशन 12 देता हूँ रुपए। कहा ना सत्यम जी, मुफ्त राशन देता हूँ ये कहा ना, ये थोड़ी कहा कि मैं भीख देता हूँ। अरे महोदय आप पहले हमारी बात समझिएगा, तो क्या कहा जाए? सुनीता जी अपने माइक को आप- अनम्यूट कर लीजिए। मुफ्त राशन कहने सुनीता का जी क्या अपने माइक मतलब को है? अनम्यूट कर लीजिए। सरकार- जवाब तो देखिए, आप जवाब तो जनता का सत्ताधारी वक्त है। पार्टी ही देगी ना। सत्यम जी जवाब तो लीजिए। अब आपने जी, सवाल तो हमारी खड़ा एक कर ही सवाल दिया। है, आप बस उसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा बड़े भाई जी से। मैं फर्क बता तो रहा हूँ। बातों का साफ है सोनाली जी। जिसको जो मोदी सरकार आज गरीबों की सेवा जिस तरह से दे रही है, राशन करके दे रही है, सेवा जी, कर रही है, जी। उसको ये सिलेंडर, जो है कि सिलेंडर भाई की बात साहब कह करिए। रहे हैं कि भीख, ठीक है। जी। तो फर्क साफ गैस है कि इन सिलेंडर लोगों की की बात करिए। सोच क्या है, मानसिकता क्या है। जी। जिस जो है कि आप जो मानसिकता मोदी की सरकार छोड़िए। आज आप गैस सिलेंडर गरीब की बात समाज करिए। के हितों 400 के की लिए गैस सिलेंडर आप नए नए जो है कि 1100 में दे रही हैं। योजनाएं ला रही है। और जो गरीब समाज के लोग जिनके पास शौचालय नहीं था, जिनके पास आवास नहीं था, जिनके पास खाने की रोजी रोटी नहीं थी, जिनको मोदी सरकार ने जो है कि सारी चीजें उपलब्ध व्यवस्थाएं कराई, उसको आज भाई साहब कह रहे हैं कि जो है कि हम मोदी सरकार भीख देने का इसी काम कर सवाल रही पर है। राजीव जी भी जवाब दे रहे हैं। मोदी सुनीता सरकार जी, ने कहा है- सुनीता जी और सत्यम जी, राजीव जी भी जवाब दे रहे हैं। बताइए। सबको मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सोनाली जी की जब विपक्ष जब सत्ता शासन से हट जाता है तो सब यही सब उल्टा सीधा उसके दिमाग में चलता जी। है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और 2014 देखिए इस के बार पहले तीसरी बार भी गैस जो है कि सिलेंडर के मोदी दाम सरकार कितने थे, बनने जा हमको रही बता है। दीजिए। राजीव जी, बताइए। 2024 में कितना है ये बता नरेंद्र दीजिए। मोदी जी को जो है कि प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा जी। सोनाली जी। जी राजीव जी जवाब दीजिए। आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। सोनाली, मेरे अनुज है सत्यम पांडे। जी समझ जी में नहीं आता राजीव जी कि आप किस बहुत तरह देर से कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सत्यम जी की बातों पर आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराने वाली ऐसी कोई उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है भाजपा पर, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। सोनाली, जी इस राशन से 80 करोड़ परिवारों का परिवार चल रहा है, परिवारों का भोजन चल रहा है। जी। उसको कैसे कर सकते राशन हैं? तो पहले भी मिलता था, क्या है भाई? कुल 12 क्या रुपए है? में 5 किलो। कोरोना काल में ये विपक्ष कहाँ था? क्यों नहीं आरोप प्रत्यारोपित की बातें चल रही थी? कहाँ था? हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि बाहर निकल के उनको सेवा करिए लॉकडाउन के बाद। जी। लॉकडाउन तक अपने घर में रहिए, बाकी अब देश का प्रधानमंत्री संभाल लेगा। देश का मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पे बैठकें करके दिनों रात उन परिवारों के लिए सेवा कर रहा था। विपक्ष कहाँ था तब? क्यों नहीं विपक्ष आ गया? रही बात सिलेंडर की। अच्छा ये बताइए, खाद्य सुरक्षा बिल कौन लाया था? नहीं, मैं बता रहा हूँ। खाद्य मैं सुरक्षा बता रहा बिल हूँ। कांग्रेस ने लाया था ना? मेरी बात आप सुन लीजिए। जी राजेश काशी जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी, राजेश काशी जी की भी बात सुन लीजिए, लगे हाथ, उसके बाद जवाब दीजिए। उसको अमल में लाना कितना जरूरी है, जी। नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने बताया है। देखिए 450 की गैस सिलेंडर मिलती थी, राशन पे 12 रुपए आपको छूट मिला, लेकिन आप देख सकते हैं कि 450 की सिलेंडर आपको 1000 रुपए मिल रही है, तो कितना लिया? जा रहा है तो फिर कैसे डिबेट होगा? नहीं कितना राजीव जी, लिया जा रहा है आपसे सत्यम और जी, कितना सत्यम दिया जी, जा रहा है, ये सत्यम थोड़ा जी, सा आपने समझ दो लीजिए। सवाल किए, दोनों के जवाब ले लीजिए, उसके बाद फिर तीसरा सवाल खड़े करिए। ठीक जी है, राजीव जी। मुख्य राशन जो योजना है क्या चिन्हित करके मिलता है? किसके घर में रोजगार है, कौन बेरोजगार है? उन परिवारों के लिए ही मिलता है जिनको आवश्यकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं तत्पर हैं, इन्होंने किसी को भीख देने की बात नहीं की। लेकिन उन्होंने विपक्ष कहा ये कि कहता जो है, 80 राजीव जी, किलो, विपक्ष 80 का करोड़ सवाल भी परिवार तो सुन लीजिए ना। राजीव जी, विपक्ष का सवाल और आरोप भी सुन लीजिए। सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले राजेश जी आप बताइए, आप कुछ बता रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जी देखिए आजकल तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जी इस पे असली मुद्दों पे तर्क होना चाहिए। जी जो मीडिया मैनेज है, वो जो टीवी पे दिखाया जाता है, उसमें इसी तरह की बातें आती हैं, असली मुद्दे पे ध्यान लोगों का न जाए और इन सब छोटी छोटी बातों पे आ जाए बात। अभी बहन जी ने बात को पलट दिया, भीख की बात आ गई, राशन की बात भीख पे आ गई। अरे भीख की बात कहीं आई नहीं, तो नहीं, ये तो किसी पार्टी साथी ने नहीं आपके कहा, साथी नहीं कहा ना, उन्होंने जी। सवाल खड़ा किया, उन्होंने जवाब दे दिया उसका। अब सवाल जब खड़ा किया जाएगा तो जवाब तो देना होगा ना किसी ना किसी को।
मेरे नहीं, वो तो है, जवाब तो मिलेगा ही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भीख नहीं दे रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि 2 रुपए 3 रुपए किलो का जो राशन का भाई साहब ने अभी गुणा गणित करके एक टोटल ग्रास अमाउंट बताया, उतना ग्रास अमाउंट तो मोदी जी के प्रचार पे झोले के ऊपर। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। उतना तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर और झोले की प्रिंट में लग गया होगा, जितने का अनाज नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार में या पूर्ववर्ती सरकार में 2 रुपए 3 रुपए किलो मिला करते थे, उसके मानक बकायदा निर्धारित हुआ करते थे। आज की तारीख में जो राशन मिल रहा है, उस राशन की बात, अब मैं राशन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा देश इतना भी अभी वो नहीं गया है, चाहे सरकार कितनी तानाशाही हो, हमारे किसान अभी जिंदाबाद है, किसान अनाज उगाते हैं। आजकल वो सरकार दे न दे, कोविड काल में सरकार ने नहीं दिया, मगर गांव में विभिन्न जाति के विभिन्न मतों के लोग हुआ करते थे, वो पड़ोसी को पूछ करके लोगों ने कोविड काल में लोगों के घर राशन, सब्जी, दवा तक पहुंचाया। ये सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती थी, वो नैतिक जिम्मेदारी हमारे यहाँ अभी इस अखंड भारत में है, मानवता है। और इसी मानवता की हत्या करने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है, ये मानवता की हत्या कर रही है। मैं आपको ताजा एक बात बता दूं, भाई साहब को बुरा लग सकता है, SC ST OBC दबे कुचले कुछ लोग हैं जिनको आज भी कुछ लोग मदद करते हैं। तो जो बहुजन समाज की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निलंबित हो जाना, डॉक्टर रितु को निलंबित कर देना, रतन लाल जी की गिरफ्तारी हो जाना, जुब्बा माझी की बात हो जाना, रोहित वेमुला को भुला देना, रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति को भुला देना। शिक्षा की बात ये कर रहे हैं ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे दम तोड़ दे रहे हैं, कोटा के इंस्टीट्यूट में जाकर के हमारे बच्चे फांसी लगा ले रहे हैं। उस माँ बाप पे क्या गुजरती है? राजीव जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। राजीव जी श्रीमान जी, NRSM घोटाला क्या था, खनन घोटाला क्या था, और इधर घोटाला क्या था? NRSM में कभी आपने सोचा है कि घोटाले की वजह से कितनी जाने गई होंगी? अभी आपने सोचा है? जी राजीव जी, जवाब एकदम मिलेगा आपको। आप कह रहे जवाब दे पाएंगे? जवाब तो हम भाई साहब आपको देंगे, जवाब आप लीजिए। हम सब जवाब देने के लिए आपके चैनल पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जवाब लीजिए। घोटाले की बात आप करते हैं, वर्तमान सरकार में आप जो बैठे हुए हैं, आप अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट से और इलेक्टोरल बॉन्ड तक की जो कहानी है आपकी सरकार की, आपकी सरकार जब आई, इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, इसके पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट था। और अब जाकर के जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने जो किया, आपने नोटबंदी में जो खेला किया, आपने कोविड काल में जो खेला किया, आपसे मैं बात बता, अरे भैया आज तक PM केयर फंड का पता नहीं चला कि PM केयर फंड में कितना पैसा गया। मैं आपसे बता दूं, जिस हिंदुत्व की बात करती है, जिस गौ माता को पवित्र आप मानते हैं, इस सरकार ने उस गौ माता के ऊपर भी इसने बिजनेस किया। 1 नंबर पे बीफ एक्सपर्ट में हमारा भारत क्यों गया? 250 करोड़ बीफ कंपनियों से 250 करोड़ बीफ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। आप ये बात करते हैं, मानवता को हाथ मत कीजिए। देखिए, मानवता को हाथ मत कीजिए। और आप जो बात कर रहे हैं, विपक्ष नहीं है, विपक्ष है का आप मिटाना चाहते हैं। आप जो आवाज उठेगी आपके खिलाफ, आपके खिलाफ जो आवाज उठेगी, आपकी जो कमजोरी पकड़ेगा उसको विपक्ष ज्यादा अच्छा है या सत्ताधारी पार्टी ज्यादा अच्छी है? किसने विकासकारी योजनाओं का दावा किया और वाकई में जमीनी स्तर तक कितना ये योजनाएं पहुंची हैं, इसको भी अभी जान लेते हैं। आप सभी पैनलिस्ट के पास वापस लौट के आते हैं, लेकिन एक बार हम हमारे संवाददाता शहबाज जी के पास चलते हैं। शहबाज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए शहबाज जी। शहबाज जी, लोगों से क्या लगता है देवरिया में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? लोग किसको मतदान करना चाहते हैं और किस मुद्दे पर मतदान करना चाहते हैं? क्या तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं या फिर गठबंधन को इस बार मौका मिलने वाला है? जो है देवरिया जिले के ही सलेमपुर लोकसभा के गांव में मुख्य जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र है और जो अभी पैनल पे हमारे साथी बैठ के बात कर रहे थे दबे कुछ की, तो हम आपको बता दें कि हम ऐसी ही जगह खड़े हैं जहाँ पे अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये लोग बहुत पिछड़े टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे साथी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे जो हमारे
ये बताइए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो इसमें क्या कितना विकास हुआ, और ये बताइए फिर मोदी सरकार, मोदी का ही चेहरा देखना चाहते हैं या फिर बदलाव करेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। और अब मोदी सरकार जो काम की तो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो कि मुख्य रूप से बता रहे हैं कि नौजवानों को और देश के किसान को, तमाम जवानों को जो है कि बिना मतलब का जो है कि बस परेशान कर रही है, और कुछ है नहीं इसमें जो है। अभी बीजेपी सरकार विकास के नाम पे गिना तो रही है, कहा अभी नौकरी नौकरी मिला कहा लोग। अभी जो है पुलिस वाली भर्ती निकाली और सिर्फ भर्ती के नाम पे जो फॉर्म भरवा रही है, फॉर्म के नाम पे पैसे वसूली कर रही है और कुछ हो नहीं रहा इसमें। और पेपर लीक करा के लोगों का जो है लोगों से जो है पैसा वसूली कर रही है। अच्छा, ये आप मानते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना विकास हुआ है आप होगा? देखिए, हमारे देखने में तो विकास तो नहीं दिख रहा है। विकास आप किसी भी रोड से निकल जाए, रोड अगर हो तो बताएं। आज की स्थिति देखी जाए तो भाजपा सरकार में अभी देखिए माननीय सांसद जी जो है कि अपनी इसी चुनाव में अपने लोकसभा सीट की तैयारी करने जब निकले हैं तो लोगों का विरोध होना शुरू हो गया। लोग उनका विरोध कर रहे थे, जो भाजपा के माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी का है। तो हम कहा कहें कि जो कि लोग भाजपा का विकास की है, हर जगह उनका विरोध हो रहा है। क्या इस बार क्या बदलाव? इस बार बदलाव बिल्कुल होगा, और जनता भी तय कर चुकी है इस बार बदलाव होगा। जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? शहबाज जी, एक सवाल ये भी है, योजनाओं पर बहुत देर से चर्चा हो रही है, क्या वाकई में योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हॉस्पिटल है, एकदम खराब है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो तुरंत दूरिया के लिए रिफर कर देते हैं। जी, देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, हमने उनसे बात किया है। इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। सवाल का ये कई सारे सवाल जो खड़े हुए हैं शहबाज जी, कई सारे जो सवाल लोगों ने खड़े कर दिए हैं, जो स्थानीय लोग हैं। देवरिया की बात हो रही है, लगातार कई बार देवरिया की बात हो चुकी है। जो लोगों ने सवाल खड़े किए हैं उनका भी जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, क्या क्या सवाल उठाए गए? विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा कर रही है, लोगों का ऐसा कहना है। वहीं प्रधानमंत्री 400 पार का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और बता रही है। देखिए, इस देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सड़कों के निर्माण में, और प्रतिदिन यह सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि सड़कों का पुनरुद्धार हो सके। नई सड़कें बनाई जा रही, स्टेट हाईवे बना रही है, एक सड़कों को हाईवे में जोड़ा जा रहा है। जो भी सड़कें हैं वो बहुत जल्द आपको फिर से उस हालत में दिखेंगी जैसी कल्पना इस राजेश काशी जी जवाब दे रहे हैं। जी राजेश जी, इसका दुखदाई सड़क खराब है, लेकिन वो सड़कें क्यों नहीं दिखाई जाती है जो हाईवे में तब्दील कर दी गई हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तब्दील की गई है। लेकिन देश की जनता को केवल उन सड़कों से मतलब नहीं है ना राजीव जी, केवल उन सड़कों से मतलब नहीं है ना, वो उसी सड़कों से रोज थोड़ी निकलते हैं, वो तो अपने घर के पास वाली सड़क से ही रोज निकलेंगे। प्रत्येक सड़क बननी है। जी, अरे साहब, मेरी बात सुन लीजिए। जी राजेश, मेरी बात अगर सुन ले भाई साहब, मैं बता दूं एक बात। देखिए, बात सही है आपकी, जो राजमार्ग हैं, जो हाईवेज हैं, ये आप दिखा रहे हैं, ये बात सही है, उससे हमें भी आना जाना होता है। सरकार का जहां काम अच्छा है हम उसकी तारीफ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप कहते हैं विपक्ष नहीं है, आप कहते हैं पूर्ववर्ती सरकारों का। पूर्ववर्ती सरकार में आपको अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति का चेहरा कभी याद आता है, जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये क्या आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उसके आपने देखा होगा फाइटर जेट तक आकर के चले गए भाई साहब। और इसी मोदी सरकार में मैंने सड़कों को देखा है, न्यूज चैनल पे देखा है, सड़कें आज बनती हैं। और जानते हैं, सोने के भाव से आप सड़क का निर्माण करते हैं, सोने के भाव से। भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल आप ही का है, जवाब आप नहीं लेते हैं। सवाल आप ही का है, आपने सरकार की उपलब्धियों को बताया, हम भी सोनाली जी हमको मौका दिया जाए। जी सत्यम जी, आपके पास अभी आते हैं, लेकिन पहले बोल लेने देते हैं राजेश जी। कर देने भर से हाईवे बन जाते हैं। नहीं, देखिए सही बात है। असली मुद्दे पे जाइए, असली मुद्दे पे जाइए। शिलान्यास तो अभी आपने जिस दिन आचार संहिता लगा, श्रीमान जी, आचार संहिता जिस दिन लगा उसके 1 घंटे पहले तक आपकी पार्टी ने शिलान्यास किया है, वो धरातल पे आएगा। आप इस बात को मान लीजिए, आपकी जुबान से बार बार ये बात आ रही है, आप बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि
अब देखेंगे, आप देखिएगा, आप देखेंगे, अब देखिएगा। ये तो बार बार आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये तो आप बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब कि आप इस बात को मान गए हैं। राजीव जी आपको मौका देते हैं। राजीव सोनाली जी मौका दिया जाए। सोनाली जी जनता के आप वर्तमान की बात कीजिए, आप केवल भूत और भविष्य की बात कर रहे हैं। भूत में जाने की बात कर रहे हैं, भविष्य। राजेश काशी जी, राजेश काशी जी, हम दूसरों की भी बात सुन लेते हैं। राजेश काशी जी, अरे भाई साहब आपके पास दो होंगे, राजेश तो काशी मेरे जी, चार हैं। दूसरों की भी तो बात सुन लें, बाकी के पैनलिस्ट की बात सुन ले। एक बार मौका हम पहले हरि नारायण जी को देते हैं, उसके बाद सत्यम जी आपके पास लौट करके आते हैं। हरि नारायण जी को एक बार मौका दे दे। जी हरि नारायण जी, जी मैम, जी बताइए। आप आम आदमी पार्टी से हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर के देवरिया के प्रमुख मुद्दे तक पर चर्चा करिएगा। देखिए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी, आज आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की एक मिसाल कायम कर रही है और शिक्षा पर जो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, जो 25% का बजट किया है, भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती है कि देश की जनता शिक्षित हो। इन्होंने अपने जीडीपी का 2.5% शिक्षा का बजट गिरा दिया। ये चाहते नहीं ना शिक्षित हो। आज जो केजरीवाल जी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब फ्री दे करके जो वेलफेयर स्टेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि आदर्श राज्य की परिकल्पना आज दिल्ली वासियों को मिल रहा है जी। अब ये लोग जुमलेबाज हैं। आप देख लीजिए, इनके जुमलेबाजी की कहानी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि एक एक सांसद मेरा गोद लेगा, अब एक भी गोद में कोई है नहीं गांव। दूसरा इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे जी। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे। इन्होंने कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में जी। ये एक भी काम करने वाले नहीं है लोग, ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। देवरिया में बातें कर रहे हैं ना, खाली दीवारें खड़ा कर देने से स्वास्थ्य सुविधा नहीं सुधरती है जी। आज जाके देखिए हॉस्पिटल में कितना मरीज परेशान है, न जांच हो पा रही है। राजीव जी जवाब दीजिएगा, देवरिया में केवल दीवार खड़ा कर देने से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं आ जाती हैं। और इस तरह से हमारी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, आज दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं। अब बता रहे थे ना, बिहार से लोग आते हैं। क्यों बिहार से आएंगे, दूर दूर से क्यों आएंगे भाई? मोहल्ला मोहल्ला में आप हॉस्पिटल बनाइए, डॉक्टर को दीजिए। जनता परेशान होती है, बुखार के लिए भी देवरिया आना पड़ता है जी। और सड़कें की बात कर रहे हैं। अभी पकड़ी बाजार के लिए मैंने धरना दिया था और बेलडांड वाला धरना दिया था। मैंने कहा कि नहीं सड़क बनेगी तो मैं धान रोपूंगा इस सड़क पर जी। राजीव जी चुनाव आ गया है, चुनाव के दौरान ये काम करेंगे। 10 साल काम नहीं करते हैं लोग, चुनाव का खाली वोट चाहिए इनको। जनता आपकी बात इनको जवाब देने जा रही है और संजय सिंह आ गए हैं जेल से निकल करके। ये फर्जी मुकदमे में फंसा करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं जी। आम आदमी पार्टी राजीव जी आप कितने पार्टी बन सारे चुके सवाल हैं, पूछे हुए इनको पता है कि केजरीवाल को सारे ज्यादा दिन सवाल तक तो आप गिरफ्तार नहीं कर पर पाएंगे। हैं, जवाब दीजिए ना। हवाई से काम नहीं चलने वाला है। आप देख लीजिए, सारा पैसा इनके खाते में, नड्डा जी के खाते में गया है जी। ये स्टेट बैंक ने लिखित रूप में दिया है जी। ठीक है राजीव जी आप तो इस जवाब तरह से दीजिएगा। ये लोग क्या बात करेंगे? जनता खोज रही है 2024 का चुनाव कब आए, हम इनको पार करेंगे। देवरिया सफाया होगा नजारा इनका। जी। हरिनारायण जी, हरिनारायण जी वाकई में देवरिया में सफाया हो गई या नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव तक पता चल ही जाएगा। जनता आपकी खत्म करने वाली है। हरिनारायण जनता जी छोड़ेगी नहीं आपकी इनको जी। हरिनारायण जी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है, प्रचंड बहुमत से बता रहा हूँ आपको। आप देख लीजिएगा 4 तारीख का जब रिजल्ट चुनाव आएगा, से पहले ही गठबंधन कहीं की एकता दिखेगा देखने नहीं। को मिल गई है। हरिनारायण जी चुनाव से पहले ही गठबंधन की एकता देखने को भी मिली। किस तरह से एकता दिखाई है गठबंधन ने, ये भी देखने को मिला है। लेकिन जो सवाल वाकई में वाजिब है उसका जवाब ले ले। जी राजीव जी पहले जवाब दीजिएगा, उसके बाद सत्यम जी बहुत देर से आपसे सवाल करना चाहते हैं, हम उनके पास जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सम्मानित संवाददाता प्रवक्ता हरिनारायण जी से मैं पूछना चाहूंगा कि नई शराब नीति के पहले जो शराब की दुकानें टेंडर की जाती थी वो कितने लाख रुपए में की जाती थी? आप मुझे एक प्रश्न का जवाब देंगे बस।
अरे भैया तो उसमें भी चंदा 32 करोड़ नहीं 32 करोड़ चंदा दिया है जो राजीव जी सत्यम जी को भी सवाल कर लेने दीजिए। मैं हरिनारायण जी से पूछूंगा की बात में आप आइएगा। नई शराब नीति से पहले दुकानों का राशि क्या थी? नई शराब नीति से पहले दुकानों की जब आवंटन होती थी कितने होती थी हरिनारायण जी? जिस घोटाले की बात कर रहे हैं लोग मैम जी नहीं मांग रहा है कि आप कितने लाख रुपए में सारे जांच करा चुके हैं, 1 रुपया का। सोनाली जी ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सोनाली जी ये मेरे प्रश्न का उत्तर करते ही नहीं है। हरिनारायण जी से मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। हरिनारायण जी सवाल सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए, क्योंकि ईडी ने भी अब कुछ नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? आप सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। जी नई शराब नीति होने से पहले, पारित होने से पहले पुरानी दुकान में कितने लाख रुपए में दी जाती थी हरिनारायण जी? बस मुझे इतना जवाब दीजिए। देखिए हेलो मुझे जी बताइए हरिनारायण जी। मुझे ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। देखिए आप मुझे कितना बताएंगे? लेकिन आपने भी तो जवाब नहीं दिया ना राजीव जी। उन्होंने भी तो कहा दिवाले खड़ा कर देने से देवरिया के हालात थोड़ी सुधर जाते हैं, ना ही हॉस्पिटल के हालात सुधर जाते हैं। आपने भी इसका जवाब नहीं दिया। पहले आप हरिनारायण जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। मेडिकल कॉलेज प्रवक्ता महोदय को सिर्फ दीवार दिखती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आज ये कहते हैं कि मरीजों को लाइन में लगाना पड़े तो क्या मतलब दीवार देखने के लिए मरीज जा रहे हैं? क्या दुर्भाग्य है? आप ही कह रहे हैं, प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मरीज सुबह से ही लाइन लगा रहे हैं, 2 बजे से रात में लाइन लगा रहे हैं, तो क्या वो दीवार की लाइन लगा रहे हैं? क्या दुर्भाग्य है? आप मैं बता दूं आपको। व्यवस्था की बात बताइए ना राजीव जी, आप खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ की बात बताइए। पर्ची कटाने के लिए 2 घंटा लाइन लगती है, 2-3 घंटा डॉक्टर के पास जाने में लगती है। आखिर में जो मरीज परेशान है उसकी दवा नहीं। मेडिकल कॉलेज देवरिया में सोनाली जी हमारी बात सुनी जाए, मैं ज्यादा टाइम से वेट कर रहा हूँ। राजीव और जी हमने दिल्ली में जो काम किया है, हर मोहल्ले में हॉस्पिटल खोला है, सारी दवाएं फ्री है, सारे जांच फ्री है, 50 लाख की दवा फ्री हम कराते हैं। 5000 का आयुष्मान कार्ड लेकर नहीं घूमना पड़ता है दिल्ली में। हरिनारायण जी 1 मिनट, एक मौका हम सत्यम जी को दे लें। सत्यम जी बताइए। जी बता रहे हैं। पहली बात की शराब नीति के बड़े भाई ने बात की जी। आपको मैं बता दूं कि जो आरोपी है शराब नीति में, उन्होंने 32 करोड़ रुपए भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है, चंदा दिया है। ठीक है, बात समझिएगा जी। ये हुई शराब नीति की बात। अब आता है देवरिया मेडिकल कॉलेज पे। हम बता दें आज के समय में देवरिया सदर का जो था उससे भी बुरा हाल देवरिया मेडिकल कॉलेज का। क्या ऐसी जरूरी आ गई थी कि 25 लाख के दुकानों को 5 करोड़ में बेचा गया? एक सेकंड हमारी बात समझ लीजिएगा। मैं देवरिया की मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा मेरे को टाइम बात मिला है तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सवाल है वो आप सुन लीजिए और एक साथ हमको जवाब दे दीजिए। जवाब तो मुझे मिलता ही नहीं है, मैं जो प्रश्न करते जवाब मिलता नहीं है। नहीं ठीक है, सुनिए बता रहे हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज में संसाधन तो उपलब्ध है, ये वास्तविकता है, लेकिन वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की कमी है और ये इसके देखिए जिम्मेवार ये सरकार है, क्योंकि रिजल्ट पढ़ाए। सुनिए सरकार सुविधाएं देना चाहती थी। सत्यम जी सवाल जल्दी करिए। सत्यम जी सवाल जल्दी करिए, दूसरों को भी मौका कमी है ना उतने एजुकेटेड नहीं रखी होगी। नहीं सुनिए सदर जो था वेंटिलेटर नहीं है, एक वेंटिलेटर नहीं है हॉस्पिटल में। करना पड़ता है अभी भी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को। सलेमपुर में वेंटिलेटर की व्यवस्था होने चाहिए। देवरिया मेडिकल कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। खाली रेफर का काम होता है, रास्ते में ही फुटक जाता है आदमी। एक सेकंड आप लोग थोड़ा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। देवरिया की बात, मैं सलेमपुर की बात करता हूँ। पूरे 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने हुए और दूसरी सरकार योगी जी की भी बने हुए हो गए, मतलब 2.5 साल लमसम, इसमें भी 2 साल हो गए, 2.5 साल कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मैं सांसद महोदय जी के गांव के पास मेरा गांव है और 10 वर्ष उनके पूरे हो गए, लेकिन जो उनके घर रोड जाता है ना भैया, आप भी जाते होंगे उस रोड से। नहीं सुनिए, नहीं बात पहले सुन लीजिएगा, पहले बात सुन लीजिएगा तो बताइएगा। वो रोड आज 10 वर्षों से उसका वही हाल है
और उससे उसकी पहले पीड़ा सही आपको था। पता है, इसका सांसद के मतलब फॉर्च्यूनर से जाते हैं, सत्यम उनको जी, नहीं उससे पता है। पहले वो रोड सही थे। रोड पे ही क्यों आ जाते हैं? नहीं नहीं, बाकी दो का रोड का की बात नहीं कर रहा, मैं मापदंड रोड गिना रहा हूँ। जो नवलपुर से लार के लिए रोड बना, उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, 30% एमपी साहब को कमीशन दिया कि वो रोड एक बरसात नहीं झेल पाया। नहीं नहीं, सुनिए, नहीं सुनिए, हमारी बात ध्यान सुनिए। 40% उसमें कमीशन एमपी साहब आपको प्रमाण देना पड़ सकता है। सोनाली, किसी भी जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट ये कहना कि उन्होंने इतनी धनराशि ली, इसकी क्या प्रामाणिकता है? सोनाली जी, आप कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। नहीं, प्रामाणिकता हम बताते हैं सत्यम ना जी, आपको। आपने सवाल तो खड़ा कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि कितने का घोटाला किया गया इस बीच, लेकिन इसकी तथ्यता पर बात करिए। ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं। आप सोनाली जी, आपके चैनल के माध्यम से आप पूछेंगे इसकी प्रामाणिकता क्या है? सत्यम जी, तथ्यता पर बात करिए। कहाँ के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि इतने रुपए दिए गए घोटाले के लिए? चलिए, आप हमको खुद प्रामाणिकता बताइए। नवलपुर से लार रोड जो रोड बनी, सुनिए, लार मार्केट के लिए जो रोड बना भैया, वो कितने साल टिका आपको भी पता है। एक बरसात वो नहीं झेल पाया। आखिर में उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, तो जनप्रतिनिधि है, हम तो उस पर ही ना आरोप लगाएंगे। जो उस पद पे बैठा है, मेरा विरोध तो उसी का होगा। ऑलरेडी ठेकेदार को इस चीज के लिए बोला जा चुका है। आप भ्रष्टाचार के ही माध्यम से क्यों बात है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन किया? पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, बच्चा जानता है। लेकिन अब आप इस चीज को सीधे जनप्रतिनिधि से जोड़ दे, इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप ये विपक्ष में रह के इस तरह की बात करें। लेकिन ऑलरेडी ठेकेदार को चिन्हित करके कोई चीज के लिए, कार्रवाई के लिए लिखित दिया जा चुका है। अरे कब होगा? 10 वर्ष हो गए। इस चीज के लिए ये कहना, लेकिन इस चीज के लिए कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, आपके पास प्रामाणिकता क्या है? सोनाली जी, मैं पुनः रोकूंगा। सोनाली जी, एक सवाल हम दूसरे से कर लेते हैं। और सत्यम जी, तथ्यों पर बात करना है। ऐसे अगर आरोप लगाएंगे हम किसी के ऊपर, अगर हम घोटाले की बात करते हैं यहाँ चैनल पर बैठ करके, तो उसके लिए प्रमाणित तो कुछ तो होना चाहिए। एमपी साहब के घर के सामने पानी की टंकी है, ठीक है। एमपी साहब ने संसद में कहा, देखिए कोई आवाज भी उठाने गया तो उस पानी की टंकी के लिए, और आज तक वो पानी की टंकी चालू नहीं हुई। संसद में कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। नहीं तो ये थोड़ी कहा उन्होंने कि हमने इतने का घोटाला किया था इस दौरान। क्षमता रखते हैं हम लोग, क्षमता रख। राम प्रकाश जी, आप जवाब दीजिएगा। यूपी में, देवरिया में और यूपी में जो गठबंधन है, आखिर देश में गठबंधन बनाया गया, लेकिन गठबंधन का हाल सभी ने देखा, और अब यूपी में जो गठबंधन हुआ है उसका क्या हाल होने वाला है? क्या वाकई में देश की जनता पसंद करेगी? देश की जनता यूपी में मत दिलाएगी आपको? राम प्रकाश जी, जवाब दीजिएगा। राम प्रकाश जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा चाहूंगा जी, राम प्रकाश जी बताइए। तकनीकी कारणों से व्यवधान आया था जी। लेकिन हम सत्यम जी, हम क्षमता रखते हैं सच्चाई को स्वीकार करने की, और हम चाहते हैं कि ये कार्य अगर हमारे माध्यम देश के प्रधानमंत्री के सामने ये कहना कि इस चीज की जरूरत है, ये मजाक नहीं बनना चाहिए, और आप लोगों ने मजाक बनाया है। जनता का सच्चाई मानिए तो क्या जरूरत की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये हमारे जनप्रतिनिधि मुझे जरूरत है। आप लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने अपील की। सुनिए, बताते हैं हम। महादान चौराहे तथ्य सुन लीजिए ना राजीव जी, आप भी बहुत देर से पूछ रहे थे, बहुत देर से कह रहे थे कि हम तथ्यों पर बात करेंगे, बिना तथ्य के बात नहीं करेंगे। हम आप संसद छोड़ के भाग जाते हैं। आपकी जब भी देश परिस्थितियों में कभी भी ऐसी स्थिति आती है जब देश को जरूरत होती है, विपक्ष का नेता विदेश की यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन मूलभूत समस्याओं के बारे में बात करना आप सभी लोग भूल गए। सत्यम जी और राजीव जी, आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप तो किए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के बारे में और समस्याओं के बारे में, दोनों के बारे में बात करना भूल गए। देवरिया जिले की प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करना भी भूल गए, और वहां का समाधान कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी बात करना भूल गए। फिलहाल के लिए आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवरिया के विकास के लिए ही, CSC पे यार मशीन खराब पड़ा हुआ है 2 सालों से। हमारी मंत्रियां जी है, सांसद महोदय है, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप सुनिएगा।
जी बताइए। वो एक्सरे मशीन, वही समय नई एक्सरे मशीन सलेमपुर के लिए आवंटित हुई थी, लेकिन कुछ कागजी गलतियों की वजह से वो दूसरी जगह चला गया। मंत्री जो भी बने हुए 2 साल हो गए। मैं बता दे रहा हूँ, ये सलेमपुर की गारंटी है कि जी राजीव जी आपने कहा कि किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं पहुंच पाया। अब राजेश जी जवाब दे रहे हैं। जी राजेश जी। लेकिन ऐसा विकास ना हो कि केवल कागजों में विकास रह जाए। सत्यम जी राजेश जी को भी मौका दीजिए। जी राजेश जी बताइए। सलेमपुर के लोगों की, हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय भाई साहब ने कहा जी लिपिकीय त्रुटि की वजह से मशीन नहीं लगी। तो ये काम क्या विपक्ष का था कि विपक्ष ने लिपिकीय त्रुटि कर दिया, या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? आप कहेंगे कि नहीं विपक्ष की वजह से ये होता है, वो होता है। मेरे भाई साहब राजेश जी इसकी जिम्मेदारी तो राजीव जी ले ही रहे। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, किसी की बात कह रहे हैं कि दीवारों पे लोग लाइन लगाने जा रहे हैं पर्चियों। मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका जवाब आपको मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनेंगे। के नाम पे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, आपको इस बात का थोड़ा सा बुरा लग गया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आम आदमी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि दीवारों के पीछे लाइन लगाते हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता उम्मीद में जाके लाइन लगाती है। बात मेरी सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जनता और मरीज जाकर के वहां उम्मीद पे लाइन लगाते हैं, और उम्मीद पे लाइन लगाने के बाद वो पर्ची लेकर के लौट जाते हैं। भाई साहब, वो शासन प्रशासन सरकार को कोसते हुए अपने घरों तक लौटते हैं। जिस चीज के लिए वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, मेरे भाई साहब, मेडिकल कॉलेज कब बना? इसके पहले वहां पे जो जिला चिकित्सालय था, उसमें मैं ये जानता हूं कि उसमें विधिवत बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलती थी। वो सरकार चाहे आपकी नहीं हो, अभी तो हमारी पार्टी आर्य समाज पार्टी की कहीं सरकार नहीं आई, मैं मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी नहीं हूं, परंतु एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से कई सारे सरकारों के अधीन मैं नागरिक रहा हूं, और जिसकी सरकार होती है उस सरकार में कोई भी व्यक्ति, ये नहीं कि अगर मुझसे सवाल पूछा जाए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करूंगा। प्रदेश ये बड़ी बात कही आपने राजेश जी, ये बड़ी बात कही आपने, और मूलभूत सुविधाओं के बारे में और समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये केवल चर्चा नहीं है, इसके जरिए देवरिया का सुधार भी कहीं ना कहीं होना है। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी को बता दें कि देवरिया में जो प्रमुख समस्याएं निकल करके आई हैं उनका समाधान होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव में किसकी दावेदारी होने वाली है और कौन गद्दी पर सवार होने वाला है, ये भी देखना बचा हुआ है। लेकिन देवरिया से किसको जीत हासिल होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें, देवरिया लोकसभा के अंतर्गत देवरिया, तमकुही राज, फाजिल नगर, पत्थरदेवा, रामपुर, कारखाना विधानसभा सीटें आती हैं। 2011 की जनगणना के जिले की आबादी 31 लाख से ज्यादा है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में विपक्ष के लिए भाजपा के सामने चुनौती पेश करना बड़ा ही आसान नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। उस समय 224 सीटें ऐसी थी जिन पर भाजपा प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे, और भाजपा को अकेले 303 और राजग को 351 सीटें जिताने में इन राज्यों की अहम भूमिका रही थी। अब देखना यह है कि इस बार देवरिया सीट पर किसको जीत हासिल होती है, क्योंकि ये सीट भी कतई आसान नहीं है और यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान होना भी बेहद जरूरी है, जिसको देख करके वो मतदान करेंगे और मतदान के लिए आगे आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। अब एक सवाल ये है कि इन राज्यों में जीत के लिए विपक्षियों ने गठबंधन तो किया, लेकिन बात नहीं बन पाई है। सभी ने अपने अपने राज्यों में एकल चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं गठबंधन ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सपा और कांग्रेस ने मिलकर के अब इसके बाद गठबंधन के लिए भाजपा को हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं भाजपा के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि किसान, युवा, बेरोजगारी, महंगाई से देश का हर एक नागरिक परेशान है। तो क्या पक्ष और विपक्ष की जीत का फॉर्मूला जिस पर भरोसा करके जनता मतदान करेगी, देवरिया
खगड़िया के लोग मतदान करेंगे। वहीं चुनावी चक्रव्यूह में हर मुद्दे पर खास बहस होगी और खास चर्चा भी होगी। चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट भी साझा की जाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।